सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हुआ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम मोनिका है और ये कुंडली आई है मध्य प्रदेश के खुरई नामक जगह से। शुक्र चांस का कार्यक्रम। सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से मिलाऊंगा, पर उससे पहले आपको बताऊंगा जन्म के नक्षत्र का फल। इनका चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी का बैठा है 14 डिग्री 18 पर। चंद्रमा सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं और राशि के अधिपति इस कुंडली के लग्नेश होते हैं, जो लग्न के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, मित्रवत होकर के बैठे हैं। इस वजह से सूर्य अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ बैठ करके सिंह लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव और सुख भाव के अधिपति मंगल को उन्होंने अस्त कर दिया है। जब मंगल अस्त होंगे तो व्यक्ति के मांगलिक कृत्यों में गड़बड़ी होती है और कई बार विवाह विलंब से होता है। ये पहली बात। पर इनका चंद्रमा जो बैठा है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण के होंगे। और दूसरी बात है कि नवांश कुंडली में भी चंद्रमा सिंह राशि में ही बैठे हैं, दशमांशा कुंडली में भी चंद्रमा लग्न में ही बैठे हैं। इस वजह से ये चंद्रमा वर्गोत्तम है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति जिद्दी होता है, पर उसकी जिद किसी के सामने चलती नहीं। और कई बार जब चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी के होते हैं तो व्यक्ति उदार तो होता है, दानी तो होता है, कर्मठ होता है, लेकिन उसके काम बनते बनते बिगड़ते रहते हैं। ये नक्षत्र का प्रभाव है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक दानी होते, पर उनमें भी उनको लालच आ जाती है। कई बार दान देने का सूत्र कहता है कि आप उसे तात्क्षणिक भूल जाएं या कभी भी अपने आप को दाता ना करें। ये इनका जन्म जो हुआ है उसके प्रभाव से लग्न जो बैठा है वो 13 डिग्री का बैठा है, पूर्णतः शुष्क लग्न है। राहु लग्न में ही बैठे हैं इस वजह से, और राहु भी ठीक बैठे हैं 9 डिग्री के, पर बात चंद्रमा पे ही चल रही। चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी के बैठे हैं, जिसके कारण और जन्म कुंडली में 12वें भाव में बुध शत्रु की राशि में बैठे हैं। कर्क राशि के अधिपति लग्न में चंद्रमा बैठ गए 12वें भाव के अधिपति, और 12वें भाव के और लग्न में चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 12वें भाव में शत्रु रही बुध और 12वें भाव के अधिपति लग्न में बैठ गए। ये 3 से 4 स्थितियां जो बन रही हैं कुंडली में, वो जातक को अतिरिक्त व्यय के बोझ से जीवन भर परेशान करने वाली होती। अब ये व्यय, ये नक्षत्र का भी प्रभाव होगा, 12वें भाव में बुध के बैठने का भी प्रभाव होगा, और लग्न में 12वें भाव के अधिपति का लग्न में बैठने का भी प्रभाव होगा। ये तीनों का प्रभाव जातक के जीवन को व्ययात्मक बनाने के लिए काफी होता है। अब ऐसी अवस्था में जातक बहुत सारे व्यय के चक्कर में जीवन भर पड़ा रहता है। अब व्यय का अर्थ सिर्फ धन का व्यय नहीं होता, व्यय का अर्थ उसके बुद्धि का व्यय होता है, व्यय का अर्थ उसके धन का व्यय होता है, व्यय का अर्थ उसकी परिस्थितियों का व्यय होता है, व्यय का अर्थ उसके ज्ञान का व्यय होता है, संतुलन न बना पाने का ये भी एक अलग तरीके का व्यय हो जाता है, जहाँ आप परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं पर बार बार वो चीज़ गड़बड़ होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो चंद्रमा के पूर्वा फाल्गुनी बैठे होने की। दूसरी बात कि यहाँ चंद्रमा चूँकि पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, और ये जो प्रभाव होगा यहाँ व्यक्ति को उदार बनाएगा, कृतज्ञ बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, पर व्यक्ति जीवन में सदैव ही दूसरों के दबाव में काम करने के लिए विवश होता है। ये एक अलग जो बड़ा एक विपक्ष वाला फल देता है। इसके बाद एक बात बता दूं, ऐसी स्थिति में कि जो इनकी कुंडली में बाकी के ग्रह बैठे हैं, जैसे शुक्र स्वक्र ही बैठे हैं, शनि नीच के बैठे हैं जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, सूर्य ने मंगल को अस्त किया है जो भाग्य भाव और सुख के अधिपति हैं, और 12वें भाव में बुध कर्क राशि में बैठे, जिसके कारण माता और पिता भी कई बार मातृ पितृ युक्त परिणामों का मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब संतान को ऐसा कोई कष्ट देते हैं, पर फिर भी उसका जातक संपूर्णतया सुख नहीं हो पाता। या फिर आप ये कह सकते हैं जैसे कि उन लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो अगर आपके साथ जो चीज़ें घटित हो रही हैं, इसका प्रतिफल ये नहीं है या फिर इसका कारण ये नहीं है कि आपके साथ वो ऐसा डर है, और मन के द्वारा बनाए गए ग्रह और ग्रह जो संपूर्णतः भगवान ही होते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से अपना काम ग्रह करवाता है। तो जो आपकी कुंडली में 4थे भाव में बुध बैठे हैं, ये गड़बड़ है। इसके कारण व्यक्ति निश्चिंत होकर के नहीं रहता, और कई बार उसके जीवन के जो छिपे हुए तथ्य होते हैं वो कई बार उजागर नहीं होता है, और कई बार जो उसके जीवन में जो बिल्कुल ही क्लियर चीज़ें होती हैं, जैसे जो आपके जीवन में घटित घटना है, जो आपके बाजार के लोग सबको जानता है, सब कोई आके
साथ घटित ऐसी घटना जो सब कोई जानता है, वो पक्ष आपकी कुंडली में ठीक है। पर कुछ ऐसे पक्ष हैं जो आपकी स्थिति को आपके समाज के लोगों में या आपके घर के लोगों को पता नहीं है। इस वजह से कई बार लोग आपके वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाते, जिसके कारण कई बार आपका जो क्षेत्र है वो कमजोर पड़ता है। ऐसा ये 12वें भाव का प्रभाव। 12वां भाव आप जब समझेंगे, जरा समझा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे 12वें भाव से उस विषय की बात की जाती है, उस बारे में विचार किया जाता है, जैसे जो आपके छिपे हुए राज जो कोई नहीं जानता, जो सिर्फ आप जानते हैं, जैसे निद्रा है ना। आप अगर बताएंगे कि मुझे नींद नहीं आती है, तब सामने वाला या आपके बगल वाला व्यक्ति आपको जानेगा। आप कोशिश लाख करते रहिए, अगर 12वां भाव असंतुष्ट होकर के बैठा है तो आपको निद्रा की समस्या भी हो। और अगर जन्म कुंडली में चौथा भाव भी परेशान होता है तो भी व्यक्ति को निद्रा की समस्या होती है, क्योंकि चौथा भाव का 9वां भाव होता है 12वां भाव, चौथे भाव का 9वां भाव होता है 12वां भाव। और जन्म कुंडली में जो 12वें भाव में राशि बनी है वो क्या बनी है? जन्म कुंडली की मूर्तियाँ चौथे भाव की राशि, जो कहाँ बनी? 12वें भाव में। वहाँ कौन बैठा? बुध। वो कौन है? अपने पिता की राशि में बैठे तो हैं, पर वो एक ऐसी संतति है जो खुले तौर पे व्यक्ति को ये स्वीकार नहीं करने देते हैं कि मैं आपकी ही संतति। या कई बार वो पिता स्वयं को ये सामने वाले अपने पुत्र से ये बता नहीं पाता है कि मैं आपका पिता। ऐसा इस कारण से कई बार व्यक्ति का व्यय असंतुलित होता है। इस कारण से कई बार व्यक्ति की मन स्थिति जो सिर्फ वो जानता है, वो सामने वाला नहीं जानता। और वो नहीं जानता है सामने वाला, इस कारण से कई बार उसके बिस्तर का सुख प्रभावित होता है। बिस्तर का सुख विवाह से पहले निद्रा की होती, बिस्तर का सुख विवाह के बाद पति के संग का होता है, और 12वां भाव पति के संग का होता है। इस वजह से तो आप जरा विचार करिए, तो अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव या मंगल अगर अस्त होते हैं सूर्य से, तो मंगल जो होते हैं वो मांगलिक कृत्य करवाते हैं। तात्पर्य मेरे कहने का यह है भगवान आप लोगों से कि अगर जन्म कुंडली में मंगल अस्त होंगे तो व्यक्ति के जीवन में मांगलिक घटनाएं कम होंगी। क्लियर? और जन्म कुंडली का जब 12वां भाव असंतुलित होगा तो व्यक्ति के जीवन में बिस्तर का सुख कम होगा। अब वो अपने बिस्तर को ही अपना शत्रु मान बैठता है और कई बार नींद के साथ समझौता करता रहता है। ये नींद उसके पति के संग का भी होता है और उसके अकेलेपन के साथ बिताए हुए पलों का भी होता है। इस वजह से इस कुंडली के 12वें भाव में असंतुलन है, मंगल अस्त हैं और भाग्य भाव में नीच के शनि बैठे हैं, जिनका नीच मन नहीं हो रहा है। इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सुख, पति का सुख, पिता का संपूर्ण सुख, पिता के साथ जो संबंधों में एक अलग अंग होता है, जो एक मजबूती होती है, जो एक इमोशन होता है, कमजोर हो रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि जन्म कुंडली के एक एक पक्ष और जो छोटा 8वां भाव होता है, जब जन्म कुंडली में आप 12वें की चर्चा कर रहे हैं तो आपको 8वें पे आना होगा। तो जब आप 8वें भाव को देखें तो अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं, शुक्र। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के पास आयु तो अच्छी है, उसका रिसर्च अच्छा है, उसका ज्ञान अच्छा है, उसके चरित्र में वो कोई दोष नहीं है, वो बहुत अच्छा चिंतन करता है, उसके समझने की शक्ति बड़ी अद्भुत है, वो विचार बहुत अच्छा करता है, वो गंभीर बहुत अच्छा है। पर ये गुरु जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं, उसके जीवन के सारे रहस्यों को जो खुले हैं प्राय वो सब कोई जान जाता है। और जो खुले हुए रहस्य हैं वो कई बार एकदम बिल्कुल बेपरवाह, मतलब उस पर कोई भी राजनीति नहीं है। इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति कई बार बहुत ही ज़्यादा उदार बना और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होने के कारण अपने ही कृत्यों के कारण अपने दुश्मन सदैव खड़ा करके रखता है। मतलब बुद्धि में काम करने की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा सत्यभोगी न बने, परिस्थिति को समझे, राजनीति कर सकते हैं और सामने वाले को कौन सी बात पसंद है आपके बारे में या उसको कौन सी बात उसके बारे में अच्छी लगती है, ये आपको करना चाहिए। मतलब मेरे कहने का है कि आपके पास ठाकुर जी की भक्ति बहुत अच्छी है, आपके पास आपका ज्ञान पक्ष अच्छा है, पर इस कुंडली का भाग्य भाव, इस कुंडली का चतुर्थ भाव और इस कुंडली का 12वां भाव और इस कुंडली का भाग्य भाव के साथ साथ लाभ भाव, ये सब परेशान हो रहे हैं। इस कारण से इन्होंने लंबी चौड़ी फहरिस्त बना करके रखी है और बताया है कि पंडित जी मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। भगवत
आपकी कुंडली में लग्न में ही राहु और चंद्रमा का दोष लगा है, जिसके कारण व्यक्ति जल्दबाजी बद से युक्त होकर के बिना स्टडी किए कोई भी निर्णय ले बैठता है। यही नहीं, उसके सारे काम रुक रुक करके और विभिन्न घटनाओं क्रम के चक्र में कुचक्र में पीसता हुआ अपने घर में उसके प्राण सदैव वासित करते। वो अपने घर में अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखना चाहता है, पर बात यह है कि ना तो माता आपकी बात समझती है, ना तो पिता उस बात को जानने की कोशिश करते। आपकी परिस्थिति कोई समझना ही नहीं चाहता। और दरअसल इसके पीछे वो लोगों का दोष भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म के किए गए कृत्य नहीं हमें इस जन्म में व्याधि के रूप में परेशान करते। कहने का अर्थ है कि आपके जीवन में और आपके दिमाग में जो भी व्याधियां बनती हैं, जो भी परेशानियां बनती हैं, वो आपके पूर्व जन्म की कृत्य से आती और प्रभावित होती। लग्न में ग्रहण है और बहुत टाइट कंजंक्शन का ग्रहण है। 13 डिग्री के क्या बोलते हैं कि 14 डिग्री के चंद्रमा और 9 डिग्री के राहु, 6 डिग्री के अंतर में ग्रहण लगना शुरू होता है। चंद्रमा तो बड़ा अच्छा बैठे हैं युवावस्था के, सूर्य जन्म कुंडली में 13 डिग्री के युवावस्था के, पर इस कुंडली में कमजोरी हो रही है बुध की और कमजोरी हो रही है मंगल अस्त हैं, तो मंगल और बुध दोनों कमजोर हो गए। इस कुंडली में सूर्य अच्छे हैं और चंद्रमा अच्छे, दो ग्रह अच्छे, पर मंगल भाग्येश होकर भी कमजोर और भाग्य भाव को पहले ही शनि की कमजोरी मिल रही है। लग्न में गुरु चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य शत्रु की राशि में इस भाव का अधिपति नीच का, और शनि यहाँ के जो अधिपति मंगल हैं वो जन्म कुंडली में तुला के बैठे। मंगल और शुक्र का परिवर्तन व्यक्ति के जेहन को एक जैसा रखने में अनियंत्रण करता है, या फिर आपकी बात बैलेंस बनाते अपनी सारी ऊर्जा नष्ट करते जाते हैं। और कई बार आपको वो सारी चीजें देने के बाद, इनपुट देने के बाद, वो आउटपुट जो मिलना चाहिए वो गड़बड़ देता है। अब आपको मैं इन कुंडली पे लेके आता हूँ। दरअसल इस कुंडली में आप जब विचार करेंगे तो लग्न के अधिपति एकादश में जो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए विवश करेंगे, पर वो बात सफल कितनी होगी, तो उसी भाव के अधिपति 12वें भाव में शत्रु के घर में बैठे हैं। धन तो दे, मतलब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, पर मैंने एक सूत्र बताया था, वो सूत्र ये था कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में अकेले मंगल और अकेले शुक्र, ध्यान से समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, जन्म कुंडली के 10वें भाव में जब अकेले शुक्र बैठते हैं और अकेले मंगल बैठते हो तो ये क्षेत्र से संबंधित समस्याएं पैदा करते हैं। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है कि व्यक्ति अपने करियर, व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति और व्यक्ति अपने पिता के साथ संबंधों को लेकर के राजनीति का शिकार हो जाता है। ये कई बार उससे फ्लक्चुएशन के भाव बनते हैं। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर होगा कि हमें सबसे ज्यादा अपने करियर पे फोकस करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो ये कुंडली परेशान होगी करियर के मामले में। और दरअसल दशमांशा कुंडली में गुरु का चंद्रमा के संग बैठना, शनि के संग मंगल का बैठना और बुध का पंचम भाव में बैठना, ये जो स्थिति है इस कुंडली में व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान होने का प्रभाव उच्चतम कोटि का है। मतलब ये जातक या जातिका जिनकी भी कुंडली है ये बहुत ही परिलक्षित है इस मामले में, और सिद्ध है कि मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहूंगी। वो अपने पैरों पर जब तक खड़ी ना हो जाए तब तक उसके प्रयास के जो किए गए साधन है वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ते। इसका सूर्य उदीयमान होता है क्योंकि 11वें भाव में बुध के सूर्य जो बैठे हैं, मिथुन के सूर्य बड़े अच्छे माने जाते हैं। व्यक्ति को अपने भाई बहनों से सुख भले मिले न मिले, पर उसके साथ चाहे जितनी ही राजनीति की जाए वो व्यक्ति सदैव अपने माता पिता, बड़े भाई का आदर करने वाला होता है और उनकी शुश्रूषा भी करता है। इस कुंडली में 9वां भाव कमजोर है और लग्न में ग्रहण का योग, इस कुंडली का दशमांशा बहुत अच्छा बना है, पर जन्म कुंडली में भाग्य का प्रभाव यहाँ भी कमजोर हो रहा है। अगर ये शनि केंद्र में नहीं होते तो कुंडली और भी डिप्रेस हो जाती, लेकिन यहाँ गुरु और चंद्रमा का बैठना, यहाँ शनि और मंगल का बैठना व्यक्ति को जीवन में जीवटता, साहस, बल, पराक्रम और हठ लाने की कोशिश में रहेंगे, या ये कह रहे हैं कि आपको मेहनत करनी ही होगी, आप ऐसे ही बैठ नहीं सकते। यहाँ पे दशम स्थान कमजोर, यहाँ भाग्य कमजोर, यहाँ लग्न में ग्रहण, बुध 12 ने जो निश्चिंतता नहीं देते, सूर्य ने मंगल को अस्त किया है। नमाज कुंडली में गुरु और चंद्रमा का केंद्र में बैठना और सूर्य का यहाँ बैठना, जिसके अधिपति जन्म कुंडली में मित्र की राशि में शनि राहु का प्रभाव, जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पंचमेश पंचमों पर राहु केतु का प्रभाव है।
इस वजह से भी विवाह विलंब से होता है। लेकिन अगर इस कुंडली में विवाह करना हो तो वृषभ राशि, उसके साथ सिंह राशि, उसके साथ तुला राशि के जातकों से विवाह अति उत्तम होगा। विवाह के लिए उत्तर दिशा की तरफ गौर करना चाहिए। धन कमाने के लिए पूर्व दिशा की तरफ गौर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कहूं तो शुक्र रोहिणी में बैठे हैं और चंद्रमा जो बैठे हैं उसके प्रभाव में नक्षत्र का परिवर्तन होगा। मंगल अपने नक्षत्र में होंगे। सूर्य जो है वो राहु केतु के संपर्क में, इस वजह से व्यक्ति अपने पिता के साथ मतभेदों को जाहिर नहीं करता और पिता कई बार थोड़ी बहुत कमजोरी प्रभाव से रहती है। उनका भी स्वास्थ्य थोड़ा बहुत उठापटक के साथ चल रहा है। इस कुंडली में शनि जो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं और केतु सप्तमिका में राहु का प्रभाव मंगाता है। इस कारण से व्यक्ति का जीवन रेंग सखी और धीरे धीरे पार कर रहा है। ये बात भी समझने वाली है। गुरु अष्टम में बैठे हैं 3 डिग्री के, जिसके कारण उनका वर्ग कमजोर हो रहा है। मंगल का वर्ग कमजोर हो रहा है। शनि, राहु और केतु इस कुंडली में ठीक ठाक है, पर शनि इस कुंडली के लिए अच्छे होते नहीं हैं और नीच के हैं। हालांकि मार्गेश का कमजोर होना खराब नहीं होगा, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो शनि है वो राहु के संग बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम भाव को खराब कर रहा है। इस कारण से तो गुरु और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, मंगल और शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली के नवम भाव पे। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारी कभी खत्म ही नहीं होती है। मतलब विवाह के बाद भी व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास होता रहता है और वो उसका वहन करता रहता है। ये बात है। दशमांसा कुंडली में जो बात बनी है उसके आधार पर मैं इतनी बात कहूंगा। दशमांसा कुंडली के आधार पे तो गुरु और बुध का संबंध बहुत अच्छा है। दशमांसा कुंडली में कुछ अच्छी स्थितियां भी दिख रही है, जैसे शुक्र और बुध का बैठना, पर इस भाव के अधिपति का लग्न को देखने से लग्न का जो परिवर्तन हुआ है, मतलब पंचमेश और सप्तमेश का व्यापारिक योग लगा है। बहुत ज्यादा इंतजार मत करिए, आपकी कुंडली में व्यापार का योग अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मैं और भी कुछ बात बताता हूँ। तो आपकी कुंडली का जो पंचांग बना है वो शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि का है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को जीवन में परेशानियां मिलने वाली हो जाती हैं। चंद्रमा सोमवार को शुक्ल पक्ष के हैं, इस वजह से आपकी भाषा शैली शुद्ध है, पर वो कठोर कभी कभी जल्दबाजीपन में हो सकती है। इसके साथ साथ आपका जन्म दक्षिणायन में वर्षा ऋतु का है। इस कारण से भी व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जिसका हल उसे मिलता ही नहीं। सूर्य को अर्घ इस कुंडली में बहुत फायदा करे। देवी मैया के मंदिर का दर्शन, दुर्वा अर्पित करना चाहिए गणेश जी को। इसके बाद आपकी कुंडली में जो बात बन रही है उसमें अभी 12वें भाव के अधिपति की दशा चल रही है, जो पापक हैं। किसी भी शुभ ग्रह का उन पे कोई असर नहीं है। शुक्र से चंद्रमा केंद्र में है, पति सुंदर मिलता है। लेकिन उस शुक्र के ऊपर अगर आप देखें तो जन्म कुंडली में शनि और मंगल का पापकर्त्री योग और दशम स्थान को पापकर्त्री योग पिता के साथ संबंधों को, समाज के साथ संबंधों को और व्यक्ति की मजबूती को कमजोर करने के लिए काफी होता है। जन्म कुंडली में एक तरफा सारे ग्रह इधर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 ही घर में सारे ग्रह बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये इस वजह से भी जब जन्म कुंडली के 6 घर में ही सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो ये दुर्योग बन जाता है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों का सामना करना बंदी होता है। ये बात है। विवाह अभी आपकी कुंडली में 2025 के मार्च के बाद विवाह का योग आएगा। गोचर के आधार पे आपकी राशि सिंह की है, जहां गुरु का गोचर आपके लिए अभी भी अनुकूल पर्यावरण बना रहा है, आपके कारोबार के लिए, करियर के लिए, व्यवहारिकता के लिए और आपके क्षेत्र के लिए। पर इसके साथ साथ उस राशि के ऊपर, सिंह राशि के ऊपर शनि का भी प्रभाव है। इस कारण से भी कई बार आपका प्रभाव कमजोर हो रहा है और आपका काम रुक रहा है, क्योंकि मार्गेश आपकी कुंडली में आपकी राशि से 7 में गोचर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष कुंडली में भी जो बात बन रही है उसमें भी अभी करियर पे फोकस करने की बारी है। ये कुंडली व्यापार कर सके तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लग्न में चंद्रमा, बुध हालांकि आपकी कुंडली में 12वें शत्रु के घर में बैठे हैं। इस वजह से अपने घर के आसपास ही टिक करके रहने की कोशिश करिए। चंद्रमा केंद्र में, शुक्र केंद्र में बैठे हैं, 2 सुभग्रह केंद्र में हैं, आयु आपकी अच्छी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मंगल और सूर्य जैसे 2 पापक ग्रह और क्रूर ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है। इस भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। इस कारण से भी व्यक्ति को संतान में, विवाह में, पति के सुख में, पिता माता के प्रेम में गड़बड़ी होती। आपकी कुंडली में अभी चंद्रमा की दशा है, अगर कोशिश कर सकते हैं तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए, हालांकि सूर्य नमांसा कुंडली में भी तो शत्रु के घर में ही जा रहे हैं और फिर भी राहु का प्रभाव है तो गुरु का भी प्रभाव है। चरित्रहीनता का दोष इस कुंडली में नहीं है। ये कुंडली सार्वजनिक है
और ये कुंडली ऐसी है जो सबको जगह देती है। ये कुंडली ऐसी है जो समझौतावादी नहीं है। ये कुंडली हठी है। सिंह लग्न की जातिकाओं को बहुत ही ज़्यादा नम्य होकर के रहना चाहिए, और वैसे भी आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत से बात नहीं कर सकते। आपकी कुंडली में लग्न में ही ग्रहण है जो कई बार आपके निर्णयों को बाद में गलत सिद्ध करा देती है। अपने निर्णय को बदलिए, अपने निर्णय पर विचार करिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण करिए, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन किया करिए रात को सोते समय। इसके साथ साथ अगर हो सके तो किसी शिव मंदिर को धोने की कोशिश करिए। अमावस्या के कारण बोल रहा हूं, कई बार व्यक्ति का मन मस्तिष्क विचलित होता रहता है, लोग उसके लिए कभी खड़े ही नहीं होते, ऐसा होता है। ये सब चीजें इस कुंडली में नौकरी से ज्यादा व्यापार अच्छा रहेगा, और टेक्निकली ये कुंडली स्ट्रांग है, पर शनि के नीच होने के कारण कमजोरी भी है। भाग्य का बल कमजोर हो रहा है, शनि का नीच भंग नहीं है, इस वजह से वो भाभी को एक तरह कमजोरी दे रहे हैं। वो अष्टम में बैठे हैं, जहां दिमाग लगाना चाहिए जहां व्यक्ति नहीं लगाता, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां व्यक्ति का दिमाग बार बार जाता रहता है। जितने इन्होंने साधन बताए हैं अगर वो करेंगे तो आपको फायदा होगा। तक के लिए और बहुत